हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार के सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं रसगुल्ला बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसी एग्ज़ाम की तैयारी को ज़बरदस्त और गर्दा बनाने के लिए, सुपरहिट बनाने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी को हम लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% इससे एग्जाम में क्वेश्चन रसगुल्ला पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक एकदम शानदार है, जानदार है, लल्लन टॉप है रसगुल्ला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में सारे बच्चे जुड़े रहिएगा और इस क्लास को, इस लेक्चर को सारे बच्चे के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, जो भी ज्योग्राफी के आपके दोस्त है, सारे बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि रसगुल्ला सभी बच्चों को ज्योग्राफी में एकदम पावरफुल नंबर आए, एकदम 70 में 70 नंबर आ सके और एकदम तहलका मचा सके। ठीक है, बिहार में। तो चलिए करते हैं मैं स्टार्ट क्लास को। सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर दीजिए एक बार और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्त के पास में, क्योंकि यह पूरे भूगोल का, पूरे 12th के भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है रसगुल्ला। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे बच्चे ये सारे टॉपिक है ना, वो सबको, उस सब टॉपिक को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में जब आए ना तो आपकी कलम तीर की भांति चले। ठीक है, आपकी कलम जो है, आप अपने कलम से एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आ जाए अगर इस सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो रसगुल्ला। ठीक है, तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे सारे चीज को, एक एक चीज को हम समझाएंगे। एक प्रकार का यह क्लास जो है ना रसगुल्ला, एक प्रकार का रिवीजन क्लास भी हो सकता है, क्योंकि हम पीछे से जो इंपॉर्टेंट आपका जो भी पढ़ाए हुए हैं सारा चीज, उससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो सारे टॉपिक के बारे में हम आपको चर्चा करने वाले। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4-5 टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं बउआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास को अगर जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए सबसे पहले, हमारे प्यारे प्यारे बउआ सब। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को, स्टार्ट करते हैं क्लास को आगाज। रसगुल्ला हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। ठीक है, ये मैदान, ये कुरुक्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। जो जितना मेहनत करेगा ना, कुरुक्षेत्र का रण वही जीतेगा। नहीं तो अगर जो मेहनत नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा रसगुल्ला। इसलिए सारे बच्चे अभी भी समय है आपके पास, कमर कस लीजिए और मेहनत एकदम दमदार तरीके से, एकदम सुपरहिट तरीके से मेहनत कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहले टॉपिक से हम लोग देखेंगे और सारा अपना भाषा में हम लोग देखेंगे। जो हम आपको पढ़ाए हैं ना, वो सारा वही का वही भाषा रहने वाला है। एकदम आसान भाषा, एकदम ललीपॉप भाषा, एकदम सिंपल भाषा। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे सर पीछे का रिवीजन करवाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाइए, तो वो सारे टॉपिक से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो सब भी क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो जितने देर क्लास चलेगी रसगुल्ला, आपको एकदम अंतिम तक क्लास को करते रहना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछता है आपसे, पहला टॉपिक है आपका और पहला प्रश्न यहां से पूछा भी जाता है, जो मानव का प्राकृतिकरण क्या है। पहला क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है आपको और ये आपका टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, अब देखिए मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब क्या है। मानव प्रकृति के अधीन, मानव का प्रकृति के अधीन होना, मानव प्रकृति के अनुरूप चलना, मानव का प्रकृति के अनुरूप चलना, मानव का प्रकृति के अधीन होना, मानव प्रकृति का दास बन के रहना, इसको बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से अंतर संबंध स्थापित करता था। मतलब मानव जो था वो प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करता था। ठीक है, मानव को किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी ना, तो वो प्रकृति से ही मांगता था। ठीक है, प्रकृति को पूजा करता था, प्रकृति को आदरणीय भाव से देखता था, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था, उसे डर डर के रहता था मानव। ठीक है, मतलब एकदम दास के रूप में मानव रहता था। ये पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं
मानव का प्राकृतिकरण बोला जाता है। आदिम मानव, जो आदिम मानव थी वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थी। हम कहें ना, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। वह अपना सारा क्रियाकलाप, जो भी अपना काम था, जो भी काम था, वो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाया करता था। मतलब प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, ठीक है, क्योंकि उसको प्रकृति से डर लगता था, कहीं प्रकृति हमको उठा कर बाजार न दे, ठीक है, कहीं प्रकृति हमको मारते मारते एकदम खत्म न कर दे, इसलिए प्रकृति से डर के रहता था, ठीक है। आदि मानव समाज में टेक्नोलॉजी, आप जो भी फोन से बतियाते हैं ना, हेलो, ठीक है, तो वो सब चीज नहीं था उस समय। आज जो आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं ना, वो सब भी नहीं था, ठीक है। मतलब उस समय टेक्नोलॉजी जो कुछ नहीं थी। आज आपको गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। तो आज के समय में नई नई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उस समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी को सहना है, अगर ठंड लग रही है तो ठंड को सहना है रसगुल्ला, ठीक है। तो एकदम निम्न था, प्रकृति को सबसे शक्तिशाली मानता था, उसको पूजनीय सत्कार योग्य समझता था, ठीक है। आदि मानव अपना भरण पोषण, वो अपना जो भी खाना पीना था, जो भी आजीविका चलाता था, वो प्रकृति पर डिपेंड होके ही चलाता था। भरण पोषण प्रकृति पर निर्भर होके करता था। मानव अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया। मतलब प्रकृति जैसे कहती थी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, वैसे करता था मानव। रसगुल्ला समझ में आया? इस प्रकार की इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मानव का प्राकृतिकरण। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कहा, इसको 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं रसगुल्ला, ठीक है। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो 2 लाइन लिखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा रसगुल्ला, ठीक है। इसमें से 2 पॉइंट, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 1-2 पॉइंट लिख सकते, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, हमारे प्यारे बच्चे सब। तो पहला आपको टॉपिक समझ में आया सारे बच्चे को, ठीक है, पहला टॉपिक समझ में आया। तो हम अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। तगड़ा डिवीजन होगा, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं ना, जो भी नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से जो तैयारी होने वाली है ना एग्जाम के अंतिम समय तक, सबसे जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि बिहार का सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड है रसगुल्ला, जो आपकी तैयारी जो करवाती है ना, एकदम गर्दा तैयारी करवाती है। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में हम लोग समझते हैं ये क्या है, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये बताता है, यह सिद्धांत कहता क्या है बउआ? कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रदेश का मानव समाज, मतलब जैसे जैसे किसी भी प्रदेश, कोई भी प्रदेश कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, किसी भी देश में रह रहे हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे किसी प्रदेश का मानवीय समाज, गांव, पहले हम लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। ग्रामीण, खेतियर, हम लोग खेती करते हैं, जो खेती करता है उसे क्या कहते हैं? खेतियर। और जो शिक्षित नहीं होता वो क्या कहते हैं? अशिक्षित। तो जैसे जैसे मानव ग्रामीण, खेतिहर, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, पहले हम लोग भी तो खेतिहर थे, हम लोग भी तो ग्रामीण थे, हम लोग भी तो अशिक्षित थे, लेकिन उन्नति करके नगर में, नगरीय, औद्योगिक, मतलब कुछ उद्योग धंधा करने लगते हैं, ठीक है, कोई भी तृतीयक, द्वितीयक, ये सब क्रियाकलाप करने लगते हैं और साक्षर बनता है, मतलब पढ़ लिख लेते हैं। वैसे वैसे उस क्षेत्र में मिलने वाले, मतलब उस क्षेत्र में मिलने वाले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म मतलब जन्म दर भी हाई रहता है, कहाँ? गाँव में। मृत्यु दर भी हाई रहता है, और जैसे जैसे हम लोग साक्षर बनते हैं, पढ़े लिखे बनते हैं, वैसे वैसे जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। और इसकी 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं रसगुल्ला? इसकी 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था, दूसरा अवस्था और तीसरा अवस्था। प्रथम अवस्था में जन्म दर भी हाई रहता है
है और मृत्यु दर भी हाई, मतलब जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च। दूसरा अवस्था में जन्म दर उच्च रहता है, मृत्यु दर निम्न हो जाती है। और तीसरा अवस्था में जन्म दर भी निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं रसगुल्ला 2 नंबर का, इसलिए ये टॉपिक आपको पूरा कंठस्थ कर लेना है दिमागों में। ठीक है, दिल और दिमाग दोनों में बसा के रखिएगा। ठीक है, एकदम, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं लिंगानुपात। इस टॉपिक से भी एग्जाम में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछते हैं, लिंगानुपात। ठीक है, अब समझते हैं लिंगानुपात क्या होता है। बहुत ही सिंपल, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले पुरुष और महिला के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। बात खत्म है। आप किसी भी क्षेत्र, अपने गांव में रह रहे हैं ना, तो आपके गांव में रहने वाले पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहेंगे। आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य की पुरुष और महिला की जो अनुपात है इसी को लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है, देश की अगर बात करें, किसी देश की अगर बात करेंगे तो देश के पुरुष और महिला के अनुपात को लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले पुरुष और स्त्री या महिला के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगानुपात कहा जाता है। कितना सिंपल परिभाषा है। ठीक है, लिंगानुपात अगर विश्व में देखिएगा तो असमान, हर जगह आपको समान नहीं देखने को मिलेगी। विश्व में हर जगह असमान लिंगानुपात पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछ दे क्वेश्चन विश्व का लिंगानुपात कितना है तो 990 है 2011 के अनुसार, और भारत का लिंगानुपात कितना है तो भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक, कितना, 943 है। याद रखिए, मतलब 1000 पुरुष है तो 943 महिलाएं हैं भारत में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर बात करेंगे तो विश्व में लिंगानुपात निकालने का सूत्र अलग है और भारत में लिंगानुपात निकालने का सूत्र अलग है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे विश्व में लिंगानुपात निकालने का सूत्र क्या है तो पुरुष जनसंख्या बटे महिला जनसंख्या और गुना 1000 से करेंगे तो विश्व का लिंगानुपात निकलेगा। और भारत में अगर लिंगानुपात निकालना है तो महिला जनसंख्या और बटा पुरुष जनसंख्या गुना 1000 करेंगे तो भारत में लिंगानुपात आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ये टॉपिक आपकी जबरदस्त टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक को पूरा दिल में बसा लीजिए। दिल के एक कोष्टक है ना, उसमें सारे टॉपिक को जमा करके रख लीजिएगा, एग्जाम में वहीं से निकलेगा सारा टॉपिक। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, स्थानांतरित कृषि। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदिम कालीन निर्वाह कृषि या इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसी को कहते हैं झूमिंग कृषि। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं झूमिंग कृषि या इसी को कहते हैं झूम खेती। ठीक है, ये सारे नाम एक ही है। इसी को कहते हैं, अगर बात करेंगे रसगुल्ला अगर देखेंगे तो मिल्पा, इसी को कहते हैं लदांग। ठीक है, ये सारे नाम, इसको श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं, वियतनाम में रे कहा जाता है। मतलब इसको विश्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, अब स्थानांतरित कृषि क्या होती है तो नाम से ही स्पष्ट है बुआ, नाम से ही रसगुल्ला स्पष्ट है, स्थान बदल बदल कर खेती करना। ठीक है, स्थान बदल बदल कर खेती करना। मतलब आज यूपी में, आज अगर मान लीजिए दरभंगा में कर रहे हैं तो 2-3 साल के बाद हम करने लगेंगे समस्तीपुर में। 2-3 साल समस्तीपुर में खेती करेंगे, फिर वहां से उठ के चलाएंगे पटना में खेती करने, फिर पटना में खेती करेंगे और फिर चल जाएंगे गया में खेती करने। मतलब स्थान बदल बदल कर खेती करना। ठीक है, स्थान बदल बदल कर एक निश्चित अवधि के बाद, मतलब 2-3 साल के बाद जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसका विशेषता भी पूछता है। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो आप 2 ही नंबर लाइक लिखिएगा, अगर इसकी पूरी विशेषता पूछेगा तो आपको 5 नंबर लाइक लिखना है रसगुल्ला। ठीक है, तो ये टॉपिक हम एक एक करके इसी प्रकार से लाते रहेंगे ताकि आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे चीज का रिवीजन भी होते रहेगा एक तरफ से और आप जबरदस्त तरीके से आपका तैयारी भी होते रहेगा। ठीक है, अब स्थानांतरित कृषि की विशेषता समझिए। देखिए, इस कृषि में क्या करते हैं, वनों को पहले काटा जाता है। जैसे किसान गया एक, पहले वहां जंगल है तो उस पूरे जंगल को सफाई करेगा। क्या करेगा? सफाई करेगा। सफाई करने के बाद पूरे जंगल को जला देगा, जला के राख कर देगा। तो पहले काटा जंगल को, फिर जंगल को जला दिया, इसलिए इसको बोलते हैं काटो या जलाओ खेती। ठीक है, इसको बोलते हैं काटो या जलाओ कृषि, इसको कहा जाता है रसगुल्ला। ठीक है, अब जो राख बचा वो राख उर्वरक का काम करेगी, खाद खड़ी का काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको काटो या जलाओ खेती कहा जाता है। ठीक है, और जो राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि उर्वरता, मिट्टी की शक्ति क्या हो सके, बढ़ सके। इस खेती में खेतों का
का आकार छोटा छोटा होता है। उस समय तो ट्रैक्टर था नहीं रसगुल्ला, जब आदिकालीन मानव कृषि करता था तो ट्रैक्टर था नहीं कि बीघा बीघा खेत एक के बार में जोता जाएगा, था नहीं था। इसलिए खेतों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर खेतों का आकार जो होता था वो क्या होता था रसगुल्ला, छोटा होता था, खेतों का आकार छोटा होता था। उसके बाद इस कृषि में पुराने औजार का जो खुरपी होता है, कुदाल होता है ना, हंसुआ होता है, ये सब का प्रयोग किया जाता है स्थानांतरित कृषि में। ठीक है, तो पुराने जो औजार होते थे उसका प्रयोग करते थे स्थानांतरित कृषि में। इस कृषि में 3 से 4 वर्ष, हम कहें ना 3 से 4 वर्ष खेती करते थे एक खेती में, और एक क्षेत्र में उसका क्षेत्र स्थान बदल देते थे, तो 3 से 4 वर्ष तक एक खेत में खेती की जाती थी। इस कृषि में ज्यादातर खाद्यान्न फसल मतलब गेहूं, चावल, मक्का, ये सब की खेती की जाती थी। ज्यादातर जो स्थानांतरित कृषि थी उसमें खाद्यान्न फसल का उत्पादन ज्यादातर होता था। इस कृषि में श्रम प्रधान थी, मतलब श्रम अगर बात करेंगे तो ज्यादा पैसा और पूंजी प्रधान नहीं थी, ज्यादा खेतों में लोग पैसा नहीं लगाते थे, श्रम मेहनत पर ज्यादा जोर देते थे, मेहनत ज्यादा करते थे, मानव जो था वो मेहनत ज्यादा करता, श्रम की प्रधानता होती थी इस कृषि में। ठीक है, और इस कृषि में तकनीकी मतलब वही टेक्नोलॉजी का स्तर क्या था, एकदम निम्न था, ना के बराबर थी। ठीक है, अभी देखिएगा पानी पटाने के लिए अलग मशीन, उसका अगर दौनी करने के लिए अलग मशीन आता है ना, उस समय ये सब कुछ नहीं था रसगुल्ला। ठीक है, तो लगभग आपको इतने टॉपिक हम लेके आए थे आज, इतने टॉपिक लेके आए थे हम, और आपको पूरा रिवीजन करवा दिए सारा पीछे जितना है। तो आपकी एग्जाम की तैयारी को ना शान धराने के लिए, जैसे कहा था ना तलवार जब पुरानी हो जाती है ना तो वो मोटी, उसकी धार मोटी हो जाती है। ठीक है, तो उसको समय समय पर शान धराना पड़ता है। ठीक है, शान, उसी प्रकार से आप पीछे पढ़ लिए, बहुत सारा चीज भूल गए होंगे, तो समय समय पर आपको याद दिलाना पड़ता है रसगुल्ला। ठीक है, इसलिए आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए थे आज की क्लास में। ठीक है, आज जितने भी बच्चे देखेंगे वो सारे बच्चे एक छोटा सा अपने दिल से कमेंट जरूर कीजिएगा रसगुल्ला कि आज की ये रिवीजन क्लास, आज की ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कैसी लगी, और आगे आप किस विषय पे, आगे आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, और कैसा क्लास चाहते हैं, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उसके बाद आप किस तरह की क्लास चाहते हैं। आपको होगा ना तो सर हमको मैप संबंधी क्लास एक बार करवा दीजिए, या बहुत प्रकार की क्लास होती है वो करवा दीजिए, तो आप जरूर बताइएगा रसगुल्ला, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो आपको आपकी तैयारी को जबरदस्त करने के लिए और एग्जाम को एकदम खोपड़ी में छेद करने के लिए किस तरह की आपको चाहिए कंटेंट रसगुल्ला। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा आज की यह रिवीजन क्लास, आपकी आज की यह टॉपिक वाली क्लास कैसी लगी आपको, जरूर सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा रसगुल्ला। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सारे रसगुल्ले को दिल से धन्यवाद।